हेलो हेलो विकास, हेलो भाई, आवाज़ आ रही है? अर्जुन भी हैं, जयप्रकाश भी हैं। प्रणाम भाई, प्रणाम, नमस्ते। सौरभ भी आ गए। आवाज़ ठीक है, चल रही ठीक। पंकज भी हैं, अजीत कुमार भी आ गए। नमस्ते भाई, नमस्ते विकास जी। अभी आए, थोड़ा सा लेट हो गए, 10 मिनट जाम में फंस गया था बेटे। प्रणव, प्रणाम भाई, ठीक। तो आप सभी लोग आ गए हैं। अर्जुन ठीक है, ओके। तो हम लास्ट क्लास में, थैंक यू बेटे, थैंक यू। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, हाँ हाँ, थोड़ा सा जाम में फंस गया था बेटे, इसलिए लेट हो गया 10 मिनट। वह यहीं जीटीबी नगर में रेड लाइट पे। जी हाँ जी। चलें, तो आज हम आपको लॉर्ड एलेनबरो के बारे में बताएंगे। लॉर्ड एलेनबरो, एटीन 1842 से 1844। देखिए, लास्ट टाइम यानी पिछली क्लास में हमने आपको लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में बताया। लॉर्ड ऑकलैंड असफल रहा था। लॉर्ड ऑकलैंड की असफलता के पीछे अफगान वार था। अफगान वार में बुरी तरह से फेल हो गया। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड ऑकलैंड को वापस इंग्लैंड बुला लिया। लॉर्ड ऑकलैंड की जगह पर लॉर्ड एलेनबरो को भेजा। लॉर्ड एलेनबरो इंडिया में एक बार पहले भी आ चुका था, गवर्नर जनरल के रूप में नहीं, बल्कि पंजाब में इनको अपॉइंट किया गया था कमिश्नर टाइप का। इसलिए इसको अफगान पॉलिसी के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस था। लॉर्ड 42 में अफगान पॉलिसी को इसी ने आके इंडिया में सेटल किया। इसने क्या किया कि मोहम्मद खान को अफगानिस्तान का फिर से किंग बना दिया। ध्यान दें, 1542 में एलेनबरो ने मोहम्मद खान, जिसको कि कलकत्ता में कैद किया था, बेटे जयप्रकाश, स्लेवरी सिस्टम 1843 में समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। लेकिन स्लेवरी सिस्टम को समाप्त करने का प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में लाया गया था। और आप जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, हर जगह दास प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया था। 1833 में जितने भी कॉलोनीज पर इनका शासन था, उन सभी कॉलोनीज में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब इंडिया में 1843 में लगाया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान लाया गया था। तो ये ध्यान रखना। सोनू गुड आफ्टरनून भाई। जयप्रकाश समझ गए मेरी बात को? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन ने पूरी कॉलोनीज, जहां जहां ब्रिटेन का शासन था, 1833 में पूरी कॉलोनीज में दास प्रथा पे बैन लगाया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इंडिया में भी प्रतिबंध लगाने की बात ले आई गई थी दास प्रथा पर। इसलिए 1843 में समाप्त हो गया, बट 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था दास प्रथा को समाप्त करने के लिए।
सोनू मॉर्निंग क्लास नहीं हुआ था बेटे, अभी हो रहा है। अब आप इस पर कंसंट्रेट करें। एलन बरो 1842 में भेजा गया इंडिया, और एलन बरो 1842 में जब आया, इसने अफगानों के साथ समझौता कर लिया। मोहम्मद खान, जिसको कलकत्ता में अंग्रेजों ने बंद किया था, इसको अफगानिस्तान का किंग बना दिया। यदि इसको अफगानिस्तान का किंग ना बनाया जाता तो अफगानिस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ अफगानों का विद्रोह थम नहीं रहा था। इसीलिए एलन बरो ने इसको अफगानिस्तान का किंग बना दिया और इससे पे कई शर्तें रख दिया। पहली शर्त यह थी कि इसको कहा गया कि रशिया का अफगानिस्तान में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ईरान का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बेटे ध्यान रखें, 1842 में इसके साथ यही समझौता किया गया कि तुम अफगानिस्तान के किंग बनोगे, लेकिन रशिया का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और ब्रिटिश रेजिडेंट को अफगानिस्तान की कैपिटल में रखा जाएगा। ब्रिटिश रेजिडेंट अफगानिस्तान की एक्टिविटीज पर ध्यान रखेगा और हर एक एक्टिविटीज को इंडिया की ब्रिटिश कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। तो इस तरह से कुल मिला के एलन बरो ने आकर के अफगान समस्या को सॉल्व किया। अदरवाइज बेटे अफगानिस्तान में अंग्रेजों की बड़ी बदनामी हुई थी। अफगानिस्तान में हार के बाद अफगानों ने जो विद्रोह किया उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोल खुल गई थी। किसी तरह से एलन बरो ने इस हार और इस बदनामी को आकर के यहां सेटलमेंट कर दिया। तो आगे देखें, एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। 1843 में सिंध का विलय किया गया। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध का विलय। (1843) में सिंध का विलय, ये लॉर्ड एलन बरो का एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। सिंध पर अमीरों का शासन था, बलूची सरदार यहां शासन करते थे। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल सिंध में गया था, जिसका नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। बाद में 1831 में 1831 में भी सिंधु नदी के रास्ते सिंध में एक फिर से ब्रिटिश कंपनी का प्रतिनिधि मंडल गया। उस समय महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, तो बल्कि महाराजा रणजीत सिंह पर लोगों ने शिकायत किया महाराजा रणजीत सिंह से कि अंग्रेजों ने सिंध जाने का रास्ता सिंधु नदी से ढूंढ निकाला, इससे पंजाब के लिए खतरा होगा। लेकिन बेटे महाराजा रणजीत सिंह ध्यान नहीं दिए, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के साथ अच्छी खासी बनती थी, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने उसको ध्यान नहीं दिया। सिंध में बलूची सरदार थे जिनको अमीर कहा जाता था। हला वैसे सिंध के अमीर ब्रिटिश कंपनी के लिए कोई समस्या क्रिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन बेटे सिंध का ब्रिटिश कंपनी में विलय करना अनिवार्य हो गया था। कारण अफगानिस्तान समस्या। अफगानिस्तान समस्या को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन लंबे समय तक अफगानिस्तान की समस्या के सॉल्यूशंस सिंध का विलय ही हो सकता था। सिंध की कंपनी में शामिल किए जाने के बाद अफगानिस्तान पर अंग्रेजों का दबाव बढ़ सकता था। इसीलिए बेटे सिंध के विलय का प्रयास लॉर्ड एलन बरो ने किया और सिंध के अमीरों को हरा करके, सिंध के अमीरों को 1843 में हरा करके 1843 में सिंध का विलय ब्रिटिश कंपनी में कर लिया था। तो ये सिंध का विलय इसी साल में हुआ।
और वैसे सिंध के विलय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अफगानिस्तान तक पहुंचने में बड़ी आसानी होने लगी, क्योंकि अफगानिस्तान से सिंध से अफगानिस्तान पर दबाव बना सकते थे, रशिया का दबाव कम हो सकता था, इसके लिए सिंध को विलय कर लिया इन्होंने। ये सबसे बड़ा योगदान है इसका, मेन पॉइंट। और इसके बाद पंजाब पर भी दबाव बाद में बनने लगा, चूंकि 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो गया। देखें, सिंध का विलय किया और इसके बाद 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो गया था। महाराजा रणजीत सिंह इस समय मर गए। इनके बाद खड़ग सिंह ये उत्तराधिकारी बना, महाराजा रणजीत सिंह का बेटा। इसके बाद दूसरा बेटा नौनिहाल सिंह सत्ता में आया, नौनिहाल सिंह। फिर इसके बाद एक और बेटा शेर सिंह सत्ता में आया, शेर सिंह ये सत्ता में आया। और बाद में दलीप सिंह सत्ता में आए, दलीप सिंह ये भी महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे। 7 से 9 साल की उम्र थी इनकी। इनकी मदर जिंद कौर थी। इनकी मदर जिंद कौर ने इनके लिए सत्ता चलाया था। तो जिंद कौर महाराजा रणजीत सिंह की विधवा, इन्होंने दलीप सिंह के लिए शासन चलाया। ये वही दलीप सिंह हैं जिन्होंने 1877 में महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दे दिया था। तो ये महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे। खड़ग सिंह सत्ता में आए, नौनिहाल सिंह सत्ता में आए, शेर सिंह सत्ता में आए, और उसके बाद दलीप सिंह नाबालिग थे, ये सत्ता में आए। और दलीप सिंह का शासन जिंद कौर ने चलाया, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की विधवा थी। तो इस तरह से इनके डेथ के बाद पंजाब के इन शासकों के कारण पंजाब का डिक्लाइन स्टार्ट होने लगा, और इसका फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाना चाहती थी। आगे हम आपको बताएंगे पंजाब के साथ 2 लड़ाई लड़ी गई। पहला एंग्लो सिख वार 1845-46 तक चला, दूसरा सिख वार 1849 तक चला। तो 2 सिख वार हम आपको आगे बताएंगे। सोनू कह रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में कहाँ से राजा थे। बेटे सोनू, महाराजा रणजीत सिंह की पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर थी, और महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक कैपिटल अमृतसर थी। वसीम कह रहे हैं जिंद के बेटे थे। बिल्कुल बेटा, ये दलीप सिंह जिंद के बेटे थे, बाकी की मदर्स कोई और थीं, अलग अलग मदर्स थीं। महाराजा रणजीत सिंह कई पत्नियां थीं। दलीप सिंह जिंद कौर के बेटे थे। महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। बिल्कुल, नीरज जी कह रहे हैं सुकरचकिया मिसल, बिल्कुल सही है। महाराजा रणजीत सिंह लाहौर को पहले कैपिटल बनाया, ये इनकी पॉलिटिकल कैपिटल थी। और अमृतसर ये इनकी रिलीजियस कैपिटल थी। महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक कैपिटल अमृतसर थी। बाकी महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में हर धर्म के लोग सेना में कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में सभी लोग थे। महाराजा रणजीत सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, हमने आपको बताया था, इनके अच्छे रिश्ते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने, महाराजा रणजीत सिंह ने 2 संधि किया था।
एक तो 1809 में अमृतसर की संधि किया, दूसरा 1829 में लाहौर की संधि किया। लाहौर संधि अफगानिस्तान को लेकर हुआ था। अमृतसर की संधि कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच सतलुज को बॉर्डर माना गया था। तो इस तरह महाराजा रणजीत सिंह जब तक जिंदा थे इनका शासन सुचारू रूप से चला, कंपनी से रिलेशन अच्छा रहा, कंपनी पंजाब पे हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो गया, इनके डेथ के बाद इनके उत्तराधिकारी ये सारे लोग आए। ये सब इनके बेटे थे, अलग अलग मदर्स के थे, लेकिन ये निकम्मे थे, पंजाब को संभाल नहीं पाए। आगे हम आपको बताएंगे पंजाब को लेकर 2 लड़ाई लड़ी गई है। विपुल कांत कह रहे हैं सर राजपूत भी एक से ज्यादा वाइफ रखते थे। बिल्कुल क्यों नहीं, किंग्स रखते थे भाई, उनके अंदर क्षमता थी। पत्नी रख लिया, पता चला खिलाने के लिए अनाज नहीं है, तो ऐसे लोग थोड़ी 10-10 पत्नियां रखेंगे। जो राजा हैं, जो पैसे वाले हैं, आज भी देख लो पैसे वालों की कई पत्नियां हैं। विजय माल्या की देख लीजिए, आप लोग जानते ही हैं, है ना। रिच लोग कई पत्नियां रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हिंदू धर्म के हिसाब से एक ही पत्नी रखते हैं। बाकी तो आप सब जानते ही हैं, आपको क्या बताएं ये सब चीज़ें। राजा लोग उस समय कई पत्नियां रखते थे, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, किसी भी धर्म के हों। अब आप देखिए मराठा छत्रपति शिवाजी के पिताजी की कई पत्नियां थी, इसीलिए मराठा छत्रपति शिवाजी की मम्मी जो थी जीजाबाई, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। तो इस वे में पत्नियां राजा लोग रखते थे, प्रजा थोड़ी रखती थी। प्रजा के लिए तो नियम बना देते थे। अब प्रजा इतनी पत्नियां रख नहीं पाएंगे, कैसे खान खर्च चलाएंगे, ये सारी बातें। सोनू करें पटियाला रिहस्ते से थे क्या? पटियाला बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तो बेटे समझ में आ गया ये पॉइंट। आगे बढ़ाते हैं बाप को। आगे हम आपको लिए चलते हैं लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 1848 तक। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के बारे में अब हम बताते हैं आपको। 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध लड़ा गया। पहला आंग्ला सिख युद्ध लड़ा गया। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिख। अच्छा, सिखों के लीडर इस समय नौनिहाल सिंह थे। तो नौनिहाल सिंह हार गए थे। कुछ दिन खड़ग सिंह भी थे और कुछ दिन नौनिहाल सिंह भी थे। नीरज कह रहे हैं पिंडारी क्या थे सर मराठा में? बेटे पिंडारी मराठा सेना में सैनिक का काम किया करते थे और पिंडारियों के अपने अपने गुट थे। बाद में मराठा जब डिक्लाइन हो गया, मराठों का जब पतन हो गया, तो ये पिंडारी अलग अलग अपने गुट बना लिए। एक गुट था मध्य प्रदेश में, मालवा वाले एरिया में, और ऐसे कई सारे गुट थे उत्तर प्रदेश में, एमपी में, राजस्थान एरिया में। लेकिन सबसे भयंकर गुट था पिंडारियों का, वो मध्य प्रदेश में। इनके 3 प्रमुख नेता थे। पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे। वासिल मोहम्मद, ये फेमस थे, वासिल मोहम्मद सबसे फेमस थे। और दूसरे थे चीतू,
वासिल मोहम्मद चीतू, ये दोनों बड़े फेमस थे और बाद में इन दोनों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने इन दोनों को लड़ाई में पकड़ लिया। इसमें से चीतू तो जंगलों में भाग गया था, बाद में उसको चीता खा गया। वासिल मोहम्मद को अपने अंडर में अंग्रेजों ने ले लिया। तो इस तरह से पिंडारियों का दमन 1817-18 में किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, बताए तो थे आपको, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पिंडारियों का दमन 1818 में किया गया था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के पश्चात पिंडारियों का भी दमन हो गया था। तो नीरज समझ में आ गया होगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय में आप देखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों को हराया और एक समझौता किया था 1846 में, द ट्रीटी ऑफ लाहौर की संधि हुई थी। यह संधि बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिखों के बीच में हुआ। याद रखें, एक संधि लाहौर की 1829 में हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश कंपनी के बीच में, और एक दूसरी संधि ये भी है, लाहौर की संधि ब्रिटिश कंपनी और सिखों के बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद किया गया था। इस संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय नहीं किया, छोड़ दिया, एक मौका और दिया। लॉर्ड हार्डिंग यदि चाहता तो पंजाब को ब्रिटिश कंपनी में मिला सकता था, लेकिन मिलाया नहीं, इस बार छोड़ दिया। और इसके बाद दुलीप सिंह, जो दलीप सिंह हैं, वो राजा बने। उनकी मम्मी जिन कौर ने शासन चलाया। तो इस तरह से फर्स्ट में सिख हार तो गए, लाहौर की संधि भी कर लिया, लेकिन पंजाब को ब्रिटिश कंपनी में विलय नहीं किया, शामिल नहीं किया। आगे एक लड़ाई डलहौजी के समय में बताएंगे, 1848-49 में सेकेंड एंग्लो सिख वार लड़ा गया। डलहौजी ने सेकेंड एंग्लो सिख वार में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डलहौजी ने पंजाब को हरा करके, सिखों को हराकर पंजाब का विलय कर लिया था। तो ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग के बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो आया, बेहद इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। 1848 1856, ये आप देखें बेटा। लाहौर अलग था, पंजाब अलग है। पंजाब दो हैं वर्तमान में, एक ईस्ट पाकिस्तान में है ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब इंडिया में है। लाहौर अलग था। लाहौर पंजाब की कैपिटल थी, महाराजा रणजीत सिंह की कैपिटल थी, लेकिन पंजाब किंगडम में था, पंजाब एरिया में नहीं था। वसीम कह रहे हैं कोई एक राजा होगा सर सिखों का, लास्ट में दलीप सिंह बचा था बेटे। दलीप सिंह सेकेंड एंग्लो मराठा, सेकेंड एंग्लो सिख वार में हार गया था। तो अभी आपको बताएंगे इसी में। अजीत कुमार कह रहे हैं क्या पता क्यों, किस चीज का। चलिए निशांत आगे बढ़ते हैं। सर पीडीएफ अभी तक नहीं मिला आपका। जयप्रकाश भाई हमने दे दिया, आप क्या बताएं, पूछा भी था, कह रहे हैं डाल दिए, अपलोड कर दिए। आज फिर कहते हैं कहां पर डाले हैं, बता दो बच्चों को। तो ठीक है, मैं 2 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूं, 2 मिनट के लिए। और थोड़ा सा मैंने खाना नहीं खाया हूं, तो थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक देता हूं और फिर इसको कंटिन्यू करूंगा। 2 मिनट तक प्रतीक्षा करें।
थैंक यू आप सभी को। निशांत कह रहे हैं कितना कम फी में, ऐसा हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। थैंक यू निशांत। योगेंद्र कह रहे हैं ठीक है, ओके सर, ब्रेक दिया था। योगी विजय जी कह रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम भाई, ये तो पढ़ाई के बाद भी कर लेंगे। चलते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, डलहौजी के बारे में बताएंगे। डलहौजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कई कार्य किए हैं। अभी हम आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इंडिया में गवर्नर बनकर आया 1848 में, ये पॉलिसी अडॉप्ट किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्यपगत का सिद्धांत। डलहौजी ने इंडिया में आते ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सिद्धांत एडॉप्ट किया। गवर्नर जनरल का अमृत कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल का फिक्स कैरी वर्ष नहीं था क्या? बिल्कुल, गवर्नर जनरल का बेटे कोई फिक्स टर्म नहीं था। योगी सर जी, चोर डकैती और रेपिस्ट हत्याएं वाला, ये कौन सा टॉपिक है बेटा? हमने तो पढ़ा नहीं है, ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है मुगल काल में। ऐसा कोई मुगल डायनेस्टी में टॉपिक ही नहीं है बेटे, और अगर किसी ने पढ़ाया होगा तो बना के अपनी तरफ से पढ़ाया है। टॉपिक नहीं है, बट ये सारी चीजें होती थी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। तो व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद रखें। व्यपगत का सिद्धांत, योगी ये सब यहाँ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कौन क्या था, जो था हमने बता दिए भाई। आप तो योगी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम नहीं दिख रहे हैं आप। लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। इनके शासनकाल में ऐसा होता रहा, क्योंकि आज जब हो रहा है, जबकि डेमोक्रेसी है, तो उस समय तो ऑटोक्रेसी थी। बिल्कुल बेटे, अर्जुन कुमार इतनी जल्दी ही खाना खा लिए। आगे बढ़ें, टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। अब कमेंट को नहीं लेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दिया बेटे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब वैसे होता है व्यपगत का सिद्धांत। इसे डलहौजी की हड़प नीति भी कहते हैं। इंडिया में डलहौजी ने हड़प नीति पॉलिसी के द्वारा कई राज्यों को हड़प लिया और अपने किंगडम में मिला लिया। वैसे हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये 3 प्रकार के स्टेट थे इंडिया में, इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी ऐसे राज्य जो ब्रिटिश कंपनी के अंडर में नहीं थे, ब्रिटिश कंपनी से स्वतंत्र थे। दूसरे हैं प्रोटेक्टेड स्टेट, ऐसे राज्य जिनको ब्रिटिश कंपनी ने प्रोटेक्शन दिया था, यानी ब्रिटिश कंपनी की रक्षा सुरक्षा पर निर्भर थे।
और तीसरा स्टेट है डिपेंडेंट स्टेट्स। ऐसे राज्य जो कंपनी के ऊपर निर्भर थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ये राज्य निर्भर थे। इंडिया में 3 प्रकार के राज्य थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ध्यान से सुने, बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। डलहौजी की पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के समय इंडिया में 3 प्रकार के राज्य थे। पहले स्टेट थे इंडिपेंडेंट स्टेट, माने स्वतंत्र राष्ट्र। इंडिया में स्वतंत्र राज्य थे जो कंपनी के अधीन आते ही नहीं थे, किसी भी तरह से कंपनी से बिल्कुल फ्री थे। इन राज्यों के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था। दूसरा स्टेट है प्रोटेक्टेड स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट इंडिया में कंपनी के रक्षा सुरक्षा पर डिपेंड थे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन पर भी अप्लाई होता था। लेकिन अगर प्रोटेक्टेड स्टेट्स ब्रिटिश कंपनी से परमिशन ले लें, गोद लेने के लिए परमिशन ले लें, तो उनको ब्रिटिश कंपनी परमिशन दे देती थी कि जाओ गोद ले लो, अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दो। तो इनको परमिशन मिल जाती थी, इनके लिए था ही नहीं ये, और ये स्टेट इनको परमिशन नहीं मिलता था। यानी जो ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर राष्ट्र थे उनको कोई परमिशन नहीं मिलता था। इन स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में शामिल कर लिया जाता था। चाहे ब्रिटिश कंपनी से पूछें या न पूछें, ऐसे राज्यों को डलहौजी हड़प लेता था। पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में सतारा स्टेट को शामिल किया था। सतारा महाराष्ट्र में। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में जो स्टेट शामिल किया, पहला स्टेट सतारा है। कई दफा प्रश्न पूछा गया है बेटे। इसके बाद कई स्टेट शामिल किए गए हैं, जिसमें संबलपुर, ये उड़ीसा में है। जैतपुर, ये जयपुर नहीं है बेटे, बुक्स में जयपुर दिया है, गलत दिया है, जैतपुर है ये। जैतपुर बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड का एरिया है उत्तर प्रदेश में। बघाट, बघाट ये पंजाब में था। इसके अलावा उदयपुर, उदयपुर तो जानते हैं राजस्थान में है। नागपुर ये भी महाराष्ट्र में है। झांसी ये उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखें, डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा के अंत के अंतर्गत इन राज्यों को शामिल किया था। 1853 में, 1854 में नागपुर को शामिल किया था। 1853 में झांसी राज्य को शामिल किया था। पहला स्टेट पूछें तो सतारा है, आखिरी स्टेट पूछें तो नागपुर था। झांसी को 1853 में शामिल किया है। बाकी 1849 में इन 2 राज्यों को शामिल किया है, इन 3 राज्यों को 1849 में और 1850 में इसको शामिल किया है। तो ईयर नहीं आएगा, प्रश्न ये आएगा कि पहला स्टेट जिसको इसके अंडर में शामिल किया सतारा है, आखिरी स्टेट जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में शामिल किया नागपुर है। याद रखें, झांसी 1853 में शामिल किया था। झांसी का ही जिक्र ज्यादा आता है बेटे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। पता ही है, लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। इन्हें मन्नूबाई भी कहा गया है।
या इनको छबीली भी कहा गया है। मणिकर्णिका मनुबाई छबीली लक्ष्मीबाई को कहा गया है। रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का नाम गंगाधर राव था। गंगाधर राव से लक्ष्मीबाई का एक बेटा भी हुआ था। उस बेटे का नाम आनंद राव था, लेकिन बेटे आनंद राव मर गया। यानी जो लक्ष्मीबाई का रियल सन था आनंद राव, वो मर गया। तो लक्ष्मीबाई ने अपने हस्बैंड के ब्रदर के बेटे को गोद ले लिया। उसका नाम भी आनंद राव रखा। उसे दामोदर राव की टाइटल से गोद लिया। तो लक्ष्मीबाई ने अपने हस्बैंड के भाई के बेटे आनंद राव को गोद लिया, जिसका नाम रखा दामोदर राव। तो इस तरह से डलहौजी नहीं माना, राज्य को हड़प लिया। और फिर लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में शामिल हुई। इनके ऊपर एक कविता भी रची गई है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता भी रचा है। एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि इस कविता के रचयिता कौन है, तो आप लोग भी पढ़े होंगे। आप लोग इस कविता के रचयिता बताइए। लक्ष्मीबाई के ऊपर जो कविता रची गई, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सोनू कह रहे हैं मतलब जिस राजा का वारिस ना हो या राजा की मृत्यु के बाद उस रियासत को हड़प लिया जाता था। बिल्कुल सही है। लेकिन हम एक बात सोनू ध्यान रखो, हमने ये बताया कि डलहौजी ने किन राज्यों के वारिस न होने पर दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया जाता था। तो ये बात भी ध्यान रखना सोनू, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। इंडिया में 500 से ज्यादा रियासतें थीं। बिल्कुल आंसर आ गया। प्रणव कुमार कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुमित्रा नंदन पंत नहीं है बेटे, सुभद्रा कुमारी चौहान ने रचा है। हमने आंसर बता दिया, गलती किया। आंसर आपको बताना था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता रचा था लक्ष्मीबाई पर। तो सोनू समझ गए ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 3 तरह के स्टेट थे। पहला स्टेट हमने बताया स्वतंत्र स्टेट, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसका ब्रिटिश कंपनी से कोई मतलब नहीं था, वे स्टेट फ्री थे कंपनी से। दूसरा स्टेट जो ब्रिटिश कंपनी से संरक्षण पाते थे, प्रोटेक्टेड स्टेट, वे गोद ले सकते थे, लेकिन उनको परमिशन लेना पड़ता था। परमिशन दे दिया जाता था, गोद ले सकते थे। तीसरा स्टेट जो था, इनको परमिशन नहीं मिलता था। इन्होंने अगर कोई बच्चे को गोद लिया तो उस स्टेट को हड़प लिया जाता था। तो थर्ड टाइप का जो स्टेट हमने बताया था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसके लिए था सोनू। और थर्ड टाइप के स्टेट में सारे आते हैं। इनको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं था। यदि ये गोद ले लेंगे तो डलहौजी उसको मान्यता नहीं देगा, राज्य को हड़प लेगा। तो डलहौजी की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में इतने स्टेट शामिल किए गए हैं। पहला स्टेट सतारा, राजा मर गया, रानी ने बच्चे को गोद ले लिया, डलहौजी नहीं माना, सतारा को हड़प लिया। लक्ष्मीबाई ने भी ऐसे किया। लक्ष्मीबाई ने गंगाधर राव के डेथ के बाद दामोदर राव को गोद ले लिया, डलहौजी नहीं माना, राज्य को हड़प लिया। इसलिए 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी, ग्वालियर में लड़ती हुई मारी गई। और फूल वाला बाग है ग्वालियर में, वहीं पर लक्ष्मीबाई की कब्र दरगाह टाइप का बना दिया है, स्मारक टाइप का बना दिया है। सोनू भाई, आप कह रहे हैं कि आखिरी रियासत अवध था, जिसको 1856 में शामिल किया गया।
बेटा आप या तो लुसेंट खोल के बैठे हो या कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। डलहौजी की हड़प नीति में तीन, अब ध्यान दीजिए, डलहौजी की हड़प नीति के तीन पार्ट हैं। पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन, राज्य अपहरण की नीति, राज्य अपहरण की नीति तीन प्रकार के हैं डलहौजी की। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बेटे दूसरा है मिस गवर्नमेंट, कुशासन, और तीसरा है कॉन्कर्ड, विजयी राज्य, कॉन्कर्ड स्टेट्स। सोनू ध्यान दो, आपके लिए बता रहे हैं, आपने ही कंफ्यूजन क्रिएट किया अपने लिए। जयप्रकाश सेकंड टाइप वाले से नहीं हड़पा था। नीरज सतारा के किंग कौन थे? सतारा के किंग अप्पा साहब थे, सतारा के किंग अप्पा साहब। सोनू लुसेंट नहीं पढ़ते हो तो आपको गलत इंफॉर्मेशन है। विनोद करें सर वे ऑफ टीचिंग इज रियली आउटस्टैंडिंग। सर ऐसा लगता है आपने पूरी हिस्ट्री पिक्चर आपने माइंड में फीड कर रखा है। सर हम कैसे याद करें आपकी तरह? बेटा रिवीजन करो, जितनी दफ़ा रिवीजन कर सकते हो बुक्स पढ़ो। सोनू आपके लिए है ये। डलहौजी की हड़प नीति तीन प्रकार की है। पहला है गोद लेने की प्रथा के अंत के अंतर्गत राज्य हड़पे। दूसरा है कुशासन का आरोप लगा के अवध राज्य को हड़प लिया और जीत कर शामिल कर लिया पंजाब और बरार को। अब इसके अंडर में हमने आपको सतारा, संबलपुर, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, नागपुर, झांसी इसके अंडर में आएगा। मिस गवर्नमेंट के अंडर में अवध स्टेट आएगा बेटे। अवध स्टेट को डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में शामिल किया था। कुशासन के आरोप में अवध राज्य को हड़प लिया। अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह का बेटा बिरजिश कादिर था। डलहौजी ने अवध राज्य के नवाब वाजिद अली शाह पे आरोप लगाया कि अवध स्टेट में शासन के नाम पर कुशासन चल रहा है। ये आरोप लगा के डलहौजी ने 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया। बाद में 1856 में अवध राज्य जब मिला लिया तो नवाब का कुछ दिन बाद देहांत हो गया। बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिश कादिर के लिए अवध से नेतृत्व किया, लखनऊ से नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल शामिल हुई थी। तो याद रखें बेटे, कुशासन के आरोप में अवध को शामिल किया गया है। एक बार ऐसा प्रश्न सिविल में पूछा गया है, इनमें से कौन से स्टेट को डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में नहीं शामिल किया? ऑप्शंस दिया था, उसमें पंजाब रख दिया था। 3 तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले दे दिए, एक स्टेट पंजाब को रख दिया। डलहौजी ने पंजाब को भी शामिल किया था, लेकिन पंजाब को कुशासन के आरोप में नहीं और न ही उसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में शामिल किया था, बल्कि डलहौजी ने पंजाब को जीत कर मिला लिया था।
बिल्कुल सोनू, ठीक आइडिया दे रहे हैं। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, किताब भी खोल लो, और ये ऑडियो वीडियो जहां से मिले सब में लगे रहो, तभी याद हो पाएगा। चलते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, पंजाब को जीत कर मिलाया था, अभी आपको बताए हैं, पंजाब और बरार। पंजाब को 1849 में, बरार को 1852 में डलहौजी ने इन दो राज्यों को जीतकर शामिल कर लिया था। तो ये ध्यान रखें, डलहौजी की हड़प नीति, इसके अंतर्गत 6 राज्य शामिल किए, इसके अंतर्गत अवध को शामिल किया गया, इसके अंतर्गत 2 राज्य शामिल किए हैं, पंजाब और बरार। ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। 1848-49 में सेकेंड एंग्लो सिख वार, दूसरा आंग्ला सिख युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड, इसमें भी सिखों को हराया। दलीप सिंह थे इस समय। योगी सवाल तो बताएंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ाने दो, बहुत सारे सवाल हमने बता दिए हैं, कुछ पढ़ा लेने दो, पूछ लेना अभी थोड़ी देर में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों को हराया, तो इस तरह सिख इसमें हार गए, और इसी समय पंजाब को ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया था। तो इस तरह से पंजाब और बरार को जीतकर शामिल किया था डलहौजी के द्वारा। अब आप आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखें, डलहौजी के समय में 1853 में, 1853 में 16 अप्रैल को फर्स्ट रेलवे ट्रेन चली थी। पहली रेलगाड़ी। ठीक है दयानंद जी, आगे बढ़ते हैं। बरार कर्नाटका में है जयप्रकाश। 1853 में 16 अप्रैल को पहली रेलवे ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। 21 मील की दूरी थी, या 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर की थी। 21 माइल्स इक्वल टू 34 किलोमीटर। 1 माइल में 1600 मीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर, इसलिए 21 मील अथवा 34 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी चली थी। वैसे कहीं कहीं ये दिया है कि इस रेलगाड़ी में 14 डिब्बे थे, और कुछ जगह दिए हैं 4 डिब्बे थे। 400 यात्री सवार थे इसमें। 3 इंजन खींच रहे थे, साहब सिंधु सुल्तान। भोलू गार्ड था। वर्तमान समय में इंडियन रेलवे ने भोलू को लोगो बना रखा है। दरअसल भारतीय रेलवे ने 2003 में 150 साल मनाया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के पीएम थे, लेकिन 2004 में यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में आई। यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में आई, जिसमें मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। लालू प्रसाद यादव को रेलवे मिनिस्टर बना दिया बेटे। लालू ने 2004 में भोलू द गार्ड, जो पहला गार्ड था इस ट्रेन का, उसको एलिफेंट पर रेलवे का लोगो बनवा दिया।
और लालटेन लिए हुए है। भोलू एलिफेंट पर लालटेन लिए हुए है। रेलवे का वर्तमान लोगो है ये। कई रेलवे के लोगो हैं। लेटेस्ट लोगो 2004 में जो बनाया था उसका नाम भोलू द गार्ड रखा गया है। वही गार्ड है जो फर्स्ट रेलवे ट्रेन में गार्ड का काम किया था। तो साहिब सिंध सुल्तान 3 इंजन थे। 4 डिब्बे कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं 14 डिब्बे हैं। 400 यात्री सवार थे इसमें। बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। तो इस तरह से इंडिया में फर्स्ट रेलवे ट्रेन डलहौजी के काल में चली है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, दूसरी रेलवे ट्रेन कलकत्ता से रानीगंज कोल के बीच में चली है। कलकत्ता से रानीगंज कोल माइन के बीच में। तीसरी रेलवे ट्रेन मद्रास में चली है। लेकिन पहली रेलवे ट्रेन बॉम्बे से थाने, दूसरी कलकत्ता में, तीसरी मद्रास में चली है। बट ये सारी ट्रेन जो आपको बताए हैं पैसेंजर ट्रेन है बेटे, पैसेंजर ट्रेन। अगर आपको ये पूछा जाए कि इंडिया में फर्स्ट लगेज ट्रेन कब चली, पहली लगेज ट्रेन रुड़की में चली थी 1851 में। पहली सामान ले जाने वाली ट्रेन लगेज ट्रेन रुड़की में 1851 में चली है। तो इस तरह से डलहौजी के द्वारा काफी काम किए गए हैं। एक बात और आपको बताते हैं, वसीम कह रहे हैं पायलट तो नहीं होता, इसमें ड्राइवर होता है बेटे। लेकिन ये ड्राइवर एक इंजन में नहीं था, 3 इंजन चला रहे थे, 3 ड्राइवर थे। क्योंकि 14 डिब्बे वाली ट्रेन को एक इंजन नहीं खींच सकता था, 3 इंजन लगाए थे। इसलिए ड्राइवर का इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि गार्ड का इंपॉर्टेंस है, जो कि गार्ड पूछे जाते हैं। गार्ड के बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट रेलवे ट्रेन का गार्ड कौन था। अब आप कहोगे टीटी बताओ, टिकट चेकर कौन था, तो ये नहीं आता है। गार्ड के बारे में पूछा गया है। और पायलट के बारे में 3 इंजन थे, तीनों के 2 3 ड्राइवर एक इंजन में थे। लेकिन गार्ड एक ही था, भोलू द गार्ड, जिस पर रेलवे ने लोगो बनाया है। इसलिए ध्यान रखें, पायलट नहीं पूछेंगे आपसे। पायलट पूछ ही नहीं सकते क्योंकि कई ड्राइवर थे। तो डलहौजी रेलवे ट्रेन चलाया। लेकिन एक बात और हमारी ध्यान से सुने आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साहिब सिंध सुल्तान जो 3 इंजन पहली रेलगाड़ी को खींच रहे थे, आज वो इंजन इंडिया में नहीं मिलते हैं। इंडिया का सबसे पुराना इंजन जिसका नाम फेयरी क्वीन है, फेयरी क्वीन, यह इंजन सबसे पुराना है और 1858 का है। ये कुछ वर्ष पहले तक फेयरी क्वीन इंजन एक ट्रेन को दिल्ली से राजस्थान के बीच में ले जाता था, राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा कराता था। और शायद आप उस ट्रेन का नाम जानते हैं, पैलेस ऑन व्हील। इसी रेलगाड़ी को फेयरी क्वीन कुछ वर्ष पहले खींच करके राजस्थान के हिस्टोरिकल प्लेसेस के दर्शन कराता था। तो सबसे पुराना इंजन जो इंडिया में जीवित है अभी भी, लेकिन अब कोई ये लेके चलता नहीं है, फेयरी क्वीन नाम है। तो ये सबसे पुराना इंजन 1858 का है जो अब भी चलता है। लेकिन अब ये ट्रेन लेके नहीं जाता है फेयरी क्वीन, क्योंकि इसके पुर्जे जितने थे सब खत्म हो चुके हैं। अब ये दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़ा रहता है। कभी आप दिल्ली आए, देखने की इच्छा हो तो रेलवे कैंट है यहाँ पर, रेलवे स्टेशन कैंट पर जाइए, वहाँ ये खड़ा रहता है, आप इसको देख सकते हैं। तो डलहौजी के समय में तमाम कार्य किए गए, बेहद इंपॉर्टेंट काम किए गए। 1853 में, इस वर्ष 5वां चार्टर एक्ट आया था, 5th चार्टर एक्ट।
5वां चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट की खास बात क्या है वो आप ध्यान रखें। इस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार इंग्लैंड में आईसीएस परीक्षा प्रारंभ किया गया था। फर्स्ट ट्रेन तो फिर सर रुड़की वाली हुई ना वसीम भाई, रुड़की वाली फर्स्ट ट्रेन नहीं होगी। रुड़की की फर्स्ट ट्रेन नहीं होगी क्योंकि लगेज ट्रेन थी। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 1853 वाली लगाएं। सोनू, लॉर्ड डलहौजी के समय में कोहिनूर इंग्लैंड गया था। नहीं बेटा, लॉर्ड डलहौजी नहीं था इस समय। 1877 में कोहिनूर हीरा इंग्लैंड गया, उस समय लॉर्ड लिटन वाइसरॉय था। लॉर्ड लिटन, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने 1849 को पंजाब को ब्रिटिश कंपनी में शामिल किया, लेकिन दलीप सिंह से हीरा छीना नहीं गया। हीरा कोहिनूर उन्हीं के पास था। 1877 में विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी इंडिया आई। इनके सम्मान में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया और यह दिल्ली दरबार किंग्सवे कैंप में लगा था। उस समय लॉर्ड लिटन वाइसरॉय था, तो विक्टोरिया ने प्रेशर डलवाया दलीप सिंह पर कि कोहिनूर हीरा दे दो अन्यथा छिनवा लिया जाएगा। तो लॉर्ड लिटन के समय में प्रेशर डलवाया और दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया। ये है, हाँ, दलीप सिंह लॉर्ड डलहौजी के समय में इंग्लैंड गए थे और कुछ वर्ष तक वहां रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड का विलय क्योंकि पंजाब का विलय कर लिया गया था, इसीलिए दलीप सिंह इंग्लैंड चले गए थे कुछ वर्ष के लिए। बट हीरा नहीं ले गए, हीरा इंडिया में छोड़ गए अपनी मदर के पास। इनकी मदर का देहांत हो गया तो वापिस आए और फिर यहीं रहने लगे। विक्टोरिया जब आई तो कोहिनूर हीरा इनको गिफ्ट में दे दिया। आगे बढ़ते हैं। 5वां चार्टर एक्ट की खास बात हम आपको बताएं, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स यानी सिविल सेवा परीक्षा। इसी एक्ट के द्वारा प्रारंभ करवाई गई सिविल सेवा परीक्षा इसी कानून के द्वारा प्रारंभ करवाई गई। इसको आईसीएस कहा जाता था। पहले इसका फुल फॉर्म था इंपीरियल सिविल सर्विसेज। पहले इसका नाम इंपीरियल सिविल सर्विसेज ये रखा गया था। लेकिन बेटे जब इंडियन इसमें भाग लेने लगे, यानी 1861 के काउंसिल एक्ट के द्वारा इंडियन को आईसीएस परीक्षा में भाग लेने की परमिशन मिल गई, तो जब इंडियन इसमें भाग लेने लगे 1861 से इसका नाम बदल करके इंडियन सिविल सर्विसेज रखा गया था। इंडियन सिविल सर्विसेज। तो यहां से इंडियन को परमिशन मिला था 1861 के काउंसिल एक्ट से, और 1862 में इंडियन भाग लिए थे। पहला इंडियन जो आईसीएस परीक्षा में भाग लिया उनका नाम आप जानते हैं तो बताएं। फर्स्ट इंडियन जो आईसीएस परीक्षा में बैठा परंतु फेल हो गया, क्या नाम था? आप लोगों के लिए प्रश्न है, बताएं। वसीम बेटे आप अगर पूछे लगेज ट्रेन तभी लगाइए रुड़की, अन्यथा आप यही लगाइए बॉम्बे से थाने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिल्कुल सही। जयप्रकाश जी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले इंडियन थे जो आईसीएस परीक्षा में बैठे, रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर गए, लेकिन फिजिकल में घुड़सवारी करना होता था तो फिजिकल में फेल हो गए, घोड़ा बिदक गया, इससे ये फेल कर दिए गए। लेकिन पहले इंडियन
वसीम भाई क्या कह रहे हैं? बर्जी, बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। राजरतन जी नमस्ते भाई। राजरतन, हाँ बताएं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? तो आईसीएस परीक्षा में पहला इंडियन सुरेंद्रनाथ बनर्जी बैठे, फेल हो गए। लेकिन पहले इंडियन जो आईसीएस परीक्षा में बैठे पास कर गए सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। आगे बताएंगे आपको, इसलिए इस कानून की मुख्य विशेषता यही लगाइए। और एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्रनाथ बनर्जी नहीं है, दयानंद सत्येंद्रनाथ टैगोर। हाँ जयप्रकाश सही बता रहे हैं, वेरी गुड जयप्रकाश जी, बहुत बढ़िया। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सत्येंद्रनाथ बनर्जी नहीं होंगे बेटे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जो आईसीएस में बैठे परंतु असफल रहे। सत्येंद्रनाथ टैगोर बैठे, पास कर गए। सत्येंद्रनाथ टैगोर आर.एन. टैगोर के बड़े भाई थे। सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड में स्टार्ट किया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिविल सेवा परीक्षा के पहले कमिश्नर कौन थे, माने पहले इंचार्ज कौन थे, चेयरमैन, तो लॉर्ड मैकॉले को ही बनाया गया था। आईसीएस परीक्षा के पहले चेयरमैन इंग्लैंड में लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया था। चलें इससे आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि 1853 में फर्स्ट टेलीग्राम लाइन, प्रथम टेलीग्राम लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच में चली थी। कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली टेलीग्राम लाइन 1853 में डलहौजी ने स्टार्ट किया था। टेलीग्राम लाइन इस समय बेटे सबसे फास्टेस्ट मीडियम था एक समाचार देने का। इससे पहले हरकारा सिस्टम चलता था। हरकारा सिस्टम में घोड़े पर डाक लेके भगाया जाता था। एक डाकिया लगभग 2-3 किलोमीटर तक घोड़े से दौड़ता था, ऐसे पहुंचाते थे। लेकिन उससे फास्ट मीडिया टेलीग्राम हो गया। टेलीग्राम लाइन इंडिया में डलहौजी ने स्टार्ट किया 1853 में। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम टेलीग्राम लाइन, तो आप यही लगाइए। लेकिन एक पॉइंट बेहद और इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में, डायमंड हार्बर ये भी कलकत्ता में 1853 में ये भी चला था। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि इंटर स्टेट टेलीग्राम लाइन पहली कौन सी है, कलकत्ता से आगरा इंटर स्टेट होगा। लेकिन अगर ये पूछ लें एक ही राज्य में 2 प्लेस के बीच में टेलीग्राम लाइन पहली कहां चली, तो यही वाला होगा। फर्स्ट यहां चला था, लेकिन इसको इंटर स्टेट नहीं कहेंगे, इसको इंट्रा स्टेट कहेंगे ना, यानी एक ही राज्य में 2 प्लेस। तो पहले ये वाली चली है, बाद में ये चलाए हैं। ये एक ही राज्य में 2 प्लेस हैं और ये इंटर स्टेट है, तो ये ध्यान रखना है। यतेंद्र सिंह कह रहे हैं हेलो, ठीक है भाई। एक इंट्रा स्टेट, जयप्रकाश, इंट्रा का मतलब एक ही राज्य में 2 प्लेस। जयप्रकाश बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसको चलाया, कलकत्ता टू डायमंड हार्बर, इंट्रा स्टेट है ये। लेकिन इंटर स्टेट पूछा जाए तो कलकत्ता टू आगरा के बीच में इंटर स्टेट होगा। टेलीग्राम आने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा फायदा हुआ।
1857 की क्रांति के समय में ब्रिटिश कंपनी ने टेलीग्राम लाइन का खूब इस्तेमाल किया, जिससे सेना को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करवाया। तो इसलिए ब्रिटिश कंपनी को इससे बड़ा फायदा हुआ, इंफॉर्मेशन बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। और इसके अलावा बेटे 1854 ईस्वी में इस समय डलहौजी ने पोस्टल स्टाम्प टिकट जारी किया था। पोस्टल स्टाम्प टिकट, डाक टिकट भी कहते हैं। आधे आने का टिकट होता था, हाफ एन आना। पहला टिकट डलहौजी ने कराची से जारी किया था। फर्स्ट डाक टिकट पाकिस्तान में है, ये कराची से जारी किया था। लेकिन पॉइंट यहां ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में पोस्टल सिस्टम, स्टाम्प तो डलहौजी ने जारी किया इस साल में, लेकिन इंडिया में पोस्ट ऑफिस 1837 में ही आ गया था। इंडिया में पोस्ट ऑफिस ये बकुला पोस्ट ऑफिस पहला पोस्ट ऑफिस है। ये फर्स्ट पोस्ट ऑफिस बकुला पोस्ट ऑफिस बॉम्बे में बना था। इस समय पोस्ट ऑफिस पहली बार इंडिया में आया। अमृत राज कह रहे हैं कि टेलीग्राम का मतलब क्या होता है। सर टेलीग्राम सिस्टम क्या है? इंडियन पेनल कोड भी लाया गया था ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड भी लाया गया, बिल्कुल सही है। लेकिन अब टेलीग्राम लाइन क्या है ये बता देते हैं। बेटे टेलीग्राम लाइन, टेलीफोन सिस्टम दोनों अलग अलग हैं। जैसे टेलीग्राम किसी को भेजना होता था तो हेड पोस्ट ऑफिस में जाता था, यानी कोई शहर, बड़े शहर के पोस्ट ऑफिस में जाता था। जैसे मान लो इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े शहरों में हेड पोस्ट ऑफिस होते थे। वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होता था, जैसे हम फैक्स करते थे, फैक्स करने के बाद फैक्स वहाँ टाइप हो जाता था, उसी तरह से टेलीग्राम में हेड पोस्ट ऑफिस में जा कर के शॉर्ट एसएमएस करना पड़ता था, शॉर्ट में मैसेज लिखवाना पड़ता था। और वो मैसेज वो टाइप करते थे, जहां आप भेजना चाहते थे उस पर एड्रेस लिखकर उस बड़े शहर के पोस्ट ऑफिस में उतना प्रिंट होके निकल आता था। और फिर वहां से पोस्टमैन को भिजवाया जाता था कि जाइए इस पर्टिकुलर एड्रेस पर ये टेलीग्राम दे के आइए। तो लगभग 48 घंटे में टेलीग्राम पहुंच जाता था। जैसे मान लीजिए हमने एक लिखवाया, एक लाइन कि किसी को लिखवाया कि योर ग्रैंडफादर इज सीरियस, कम सून, बस इतना ही मैसेज दिया जाता था। और ये मैसेज वहां के हेड ऑफिस में टाइप हो जाता था एड्रेस सहित, और फिर उसको निकाल करके पोस्टमैन से कहा जाता था कि ले जाओ पहुंचाओ। तो यही सिस्टम था उस समय, और सबसे फास्टेस्ट मीडियम था ये। प्रिंस कुमार कह रहे हैं सर हिस्ट्री का कितना क्लास चलेगा? अभी चलेगा बेटा, अभी आधा नहीं हुआ है। मॉडर्न हो जाए तो लगभग आधा से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। सर जी हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक ओके है? सारी बुक्स ओके हैं बेटे, सभी बुक्स, जो भी बुक्स आप लेते हैं उसको ले लीजिए। दयानंद कह रहे हैं उस समय इंडियन पेनल कोड कितना था? इंडियन कई सारे थे बेटे, बताएंगे इसको, ये तो पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है, सर से पूछना बता देंगे उस समय कितने पेनल कोड थे इंडिया में। निशांत कुमार सर डाक टिकट क्या था? डाक टिकट आप जानते ही नहीं हैं। पोस्ट ऑफिस में जाइए, कुछ पैसे खर्च करिए तो पता चल जाएगा। डाक टिकट, पोस्टल स्टाम्प टिकट जाके मांगिए तो वही देंगे। डाक टिकट का मतलब वही होता है, डाक खाने में जो टिकट आप खरीदेंगे उसको डाक टिकट कहते हैं या पोस्टल स्टाम्प कहते हैं। बबलू चौधरी कह रहे हैं फिर भी सर क्या फिर भी? आपको ज़्यादा पता है बुक्स के बारे में, तो
तो एंशियंट हिस्ट्री में डी.एन. झा एंड श्रीमाली ले लो, मेडिवल हिस्ट्री में हरिश्चंद्र वर्मा ले लो, मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्र ले लो, और साउथ इंडिया नीलकंठ शास्त्री की पढ़ लो, वर्ल्ड हिस्ट्री एल मुखर्जी की पढ़ लो। चलें आगे बढ़ते हैं। तो 1854 में डाक टिकट के बारे में हमने आपको बता दिए, और इसके आगे 1854 में पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने किया था। आज भी ये काम कर रहा है लोक निर्माण विभाग। आज भी जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, पुल सड़क वगैरह, इसी के अंडर में आते हैं। तो पीडब्ल्यूडी डलहौजी ने स्थापित किया था। और इसके अलावा 1854 में शिपिंग कारपोरेशन, शिपिंग कारपोरेशन, जहाज रानी, ये भी डलहौजी के शासनकाल में स्थापित किया गया है। जहाज रानी की स्थापना डलहौजी ने 1854 में किया था, जिसमें इंडिया में जहाज निर्माण किए गए। हला वैसे अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में ब्रिटिश कंपनी ने किस सेक्टर में अपने पैसे लगाए हैं, तो बेटे रेलवे में जितना रेलवे का सामान था सब इंग्लैंड से आता था। चाहे वह रेलवे इंजन हो, रेलवे ट्रैक हो, जो भी लगता था सब इंग्लैंड से आता था। इंग्लैंड में रेलवे ट्रेन 1849 में ही चल गया था, और वहां से सारे सिस्टम इंडिया में आते थे। रेलवे के अलावा अगर किसी में इन्होंने पैसा लगाया शिपिंग कारपोरेशन में, क्योंकि शिपिंग कारपोरेशन का भी सारा सामान इंग्लैंड से आता था, यहीं पर शिपिंग कारपोरेशन पूरा बनाते थे और चलवाते थे। इसके अलावा अगर किसी जगह इन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया तो वो बिल्डिंग बनाने में, खैर बिल्डिंग बनाने में इनका अपना पैसा वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि इंडियन रेवेन्यू को इन्होंने लगा के यहाँ बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनवाई। दो ही सेक्टर में पैसे ज्यादा लगाए, एक तो रेलवे में, दूसरा शिपिंग कारपोरेशन में। सबसे ज्यादा पैसे ब्रिटिश कंपनी के लगे हैं। एक पॉइंट और बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच, वुड्स प्रस्ताव कहा जाता है। डलहौजी के समय में चार्ल्स वुड इसके इंचार्ज थे, इन्हीं के नाम पे बना है। चार्ल्स वुड के नाम पर वुड्स डिस्पैच आया है, और इस डिस्पैच में पहली बार इंडिया में इंग्लैंड के पैटर्न पर विश्वविद्यालय बनाने की सिफारिश किया गया है। फर्स्ट टाइम इस प्रस्ताव ने 3 विश्वविद्यालय बनाने की सिफारिश किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। तीनों प्रेसिडेंसीज में 3 यूनिवर्सिटी बनाने की प्रस्ताव किए हैं। इंडिया में रह रहे अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने लगे, यह कहकर कि हम अपने बीबी बच्चों के साथ इंडिया में पड़े रहते हैं, हमारे बीबी बच्चों में बच्चों की शिक्षा इंग्लैंड जैसी नहीं हो पाती है। इस वजह से ये डिस्पैच लाया गया चार्ल्स वुड के अंडर में, और चार्ल्स वुड ने 3 विश्वविद्यालय बनाने की सिफारिश किया। पहला पूछा जाए तो कलकत्ता विश्वविद्यालय लगाएं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। दूसरा फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, तीसरा मद्रास है, और तीनों विश्वविद्यालय 1857 से काम करने लगे। प्रस्ताव इस समय लाया, सिफारिश किया, लागू ये प्रस्ताव इस समय से किया गया है 1857 से। अच्छा, अगर इसके बाद पूछे कौन से विश्वविद्यालय बने हैं इंडिया में, तो इनके बाद इंडिया में पंजाब यूनिवर्सिटी बना है, फिर बेटे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बना है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये
1882 में बनाया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये 1897 में बना है। और बेटे फिर इसके बाद बनाया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू बना है। आप जानते हैं कब बना है? 1915-16 में बीएचयू बनाया गया है। मदन मोहन मालवीय ने। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है, ये 1920 में सर सैयद अहमद खान ने बनाया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है 1929 में। तो तमाम विश्वविद्यालय आए हैं। वसीम, फर्स्ट ट्रेन वर्ल्ड में इंग्लैंड में चली है, बिल्कुल सही है। अमृतराज, विलियम बेंटिंग के समय में क्या चीज, जो भी है। तो ये तमाम विश्वविद्यालय बने हैं। बट एक बात और ध्यान रखें, चार्ल्स वुड के प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा ऑन एजुकेशन कहा गया है। इस प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा ऑन एजुकेशन शिक्षा में मैग्ना कार्टा इसको कहा गया है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इस प्रस्ताव को कहा गया है और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डलहौजी के समय में एक और महत्वपूर्ण बात है, 1856 ईस्वी में विडो रिमैरिज को एक्ट पास किया गया था। विडो रिमैरिज एक्ट डलहौजी के समय में विधवा पुनर्विवाह कानून को 1856 में पारित किया गया था बेटे। और विधवा पुनर्विवाह को लीगलाइज कर दिया गया। लेकिन ये कानून पारित कर दिया डलहौजी ने, लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। और विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया है। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। उन्होंने स्वयं एक विधवा से शादी किया और कई बार अपने पॉकेट खर्च पर ईश्वरचंद विद्यासागर ने विडो रिमैरिज को अरेंज किया। विधवाओं के लिए कई स्कूल कॉलेज भी ओपन किया था। तो यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि विडो रिमैरिज के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर का। जबकि सती प्रथा के क्षेत्र में, उन्मूलन के क्षेत्र में राममोहन राय ने काम किया था। तो विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनवाने में ईश्वरचंद विद्यासागर का ही योगदान है। डलहौजी के समय में इन्होंने प्रेशर डालकर ब्रिटिश कंपनी पर विडो रिमैरिज को कानूनी बनवा दिया। और 1856 में डलहौजी के समय में मैच लॉक गन्स आई हैं इंडिया में। मैच लॉक गन्स 1856 में मैच लॉक गन्स या इसको इनफील्ड राइफल्स भी कहते हैं। इनफील्ड राइफल्स यानी तोड़दार बंदूकें। तोड़दार बंदूकें, मैच लॉक गन्स इंडिया में इसी समय डलहौजी इंट्रोड्यूस किया है। इन बंदूकों में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था, ग्रीस कार्ट्रिजेस। इन बंदूकों में चर्बी वाले कारतूस की गोलियां प्रयोग की जाती थी।
चर्बी वाले कारतूस की गोलियों का प्रयोग किया गया और ये कारतूस की गोलियों का कैप गाय सुअर की चर्बी का बना होता था, जिसे दांत से छीलकर बंदूक में फिलअप करके चलाना पड़ता था। हिंदू मुस्लिम्स दोनों के लिए अपमान की बात थी। इसीलिए मंगल पांडे ने 1857 में 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया था। इसको हम अगली क्लास में बताएंगे, बट ध्यान रखें चर्बी वाले कारतूस की गोलियां और मैचलॉक गन्स डलहौजी के समय में इंट्रोड्यूस की गई थी। 1856 में डलहौजी वापस इंग्लैंड चला गया। इसके स्थान पर लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक इसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपने कोई दयानंद कुमार शर्मा ब्रिटिश शासन के समय कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप नंबर 1, अच्छा अब ऐसे भी प्रश्न करोगे, पढ़ाई पे फोकस करो, ये उटपटांग सवाल मत पूछो भाई दयानंद। नंबर 1 पर था, स्वाभाविक है नंबर 1 पर तीनों रहे होंगे क्योंकि अंग्रेज ही पढ़ नहीं पाते थे ज़्यादा। एक बात जी, सिक्किम स्टेट को BETS में ब्रिटिश कंपनी में मिलाया था जी, बिल्कुल मिलाया था बेटे। कब? ब्रिटिश कंपनी में 1816 में शामिल किया था सिक्किम स्टेट को। ठीक है, आज के लिए इतना। अगली क्लास में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।